तो कंट्रीज के बीच के रिलेशंस। और कोई बताना चाहेगा? ये किसने बोला था? दीपक सिंह कह रहे हैं। दीपक सिंह, आपका नाम रीनेम कर देना, आपका नाम शायद प्रीत, क्या नाम है आपका? प्रिया, ठीक है। सो प्रिया बोल रही है कल्चरल रिलेशंस, दोनों ही रोंग है। और कोई? मतलब पहले वाला थोड़ा ठीक था बट स्टिल काफ़ी कमी थी। और कोई? खुशी, आईआर से क्या समझते हो आप? देखो कल को आप टीचर बनोगे तो थोड़ा बोलने की आदत डालो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बोलने की आदत डालो। इंटरव्यू में भी आपको बोलना पड़ेगा, और जब आप लिखोगे आंसर राइटिंग में तब भी आपको जो आप बोलोगे वही लिखोगे। ठीक है, तो आईआर क्या है? आईआर इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज तो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड होता है सबसे पहले तो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। रशिया यूक्रेन हुआ, या फिर ईरान और यूएस के बीच में फाइट हुई, ईरान यूएस वॉर, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? हमें परवाह क्यों है? सबसे पहले तो ये बताओ, वाई डू वी बोदर अबाउट ईरान यूएस वॉर? वाई टू बोदर? क्यों बोदर करना चाहिए? हमें क्यों परवाह करनी चाहिए रशिया और या फिर ईरान और यूएस के बीच में जो वॉर हुई है, ईरान यूएस के बीच में वॉर हुई है, वाई शुड वी बोदर अबाउट इट? हमें क्यों परवाह होनी चाहिए? फर्स्ट रीज़न है ऑयल प्राइस बढ़ा। सेकंड रीज़न है जो मूवमेंट ऑफ शिप्स है वो प्रभावित हुई, शिप मूवमेंट इम्पैक्टेड हुई। थर्ड रीज़न क्या है? सिक्योरिटी पे असर पड़ा। हमारी जो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी थी, कुछ कुछ ऐसे थे जैसे ऑयल, नहीं है सॉरी, व्हाट इज दिस, एलपीजी गैस शॉर्टेज हो गया था। इसकी वजह से क्या हुआ था? मुंबई के होटल्स लगभग 70% बंद हो गए थे। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो ये सब से क्या सीखते हो आप? डेट वर्ल्ड इज, एक ही चीज़ आपको सीखनी है, वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। तो आईआर क्या हुआ? जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है ना, इसको हमें समझना है। इसमें हमें क्या समझना है? इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हमें क्या समझना है कि हमारे इंटरेस्ट क्या है। जिस भी कंट्री से के पर्सपेक्टिव में आप समझोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस है, तो यूएस हमेशा अपने यूएस नेशनल इंटरेस्ट को माइंड में रख के बातचीत करेगा, ठीक है। और क्या है? इंडिया है तो इंडिया अपना राष्ट्र हित, इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? हित। तो हितों को आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट को हमने पढ़ना पड़ेगा। और क्या? हाउ टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस। इसमें और क्या पढ़ोगे आप? इन्फ्लुएंस को कैसे बढ़ाओगे? स्लैश में हम कह सकते हैं पावर, पावर कैसे बढ़ाओगे। और साथ में क्या होता है? इंटरेस्ट हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, और क्या हो गया? ट्रेड, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ट्रेड कनेक्टिविटी, एक ही आ गया। कनेक्टिविटी थोड़ी ज्योग्राफिकल टर्म है, आपको हो सकता है कई सारी चीज़ें करनी पड़े। ट्रेड क्या हो गया? इकोनॉमिक टर्म है। और क्या करते हो आप? और कंट्रीज के बीच में क्या क्या चीज़ें देखते हो? एक तो सब इंटरेस्ट देखते हैं, इन्फ्लुएंस देखते हैं, पावर देखते हैं, ट्रेड कनेक्टिविटी देखते हैं, और क्या देखते हैं? कल्चरल एक्सचेंजेस। एक किसी लड़की ने कहा था ना, आईआर में हम कल्चरल देखते हैं। किसने बोला था? प्रिया ने बोला था, आई गेस। सही बोला था उसकी, पर वो डेफिनेशन में नहीं आएगा, पर उसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है। और क्या फीचर है बता सकते हो? इंटरेस्ट आ गया,
देखो जितने सब्जेक्ट है ना आपके वो सब इसमें आएंगे, जैसे वैसे इन जनरल आपके क्या होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस। ठीक है, मैथ्स से आप टेक्नोलॉजिकल देख सकते हो, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस, यानी आपने अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल कुछ चेंजेस वो बनाया है, कुछ जैसे अगर यूएस के अंदर एआई के ऊपर कुछ हुआ है तो अब इंडिया पे भी इम्पैक्ट होएगा, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एक्सचेंजेस। जब भी आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन लिखोगे, चाहे यूएस इंडिया पे लिखो, चाहे यूएस ईरान पे लिखो, चाहे फिर आप इंडिया रशिया पे लिखो, किसी भी देश की कंट्री के ऊपर रिलेशनशिप पे बात करोगे ना आप, तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट के बारे में बात करोगे कि भाई इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप इन्फ्लुएंस की बात करोगे, कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, ट्रेड कनेक्टिविटी में किसका पलड़ा भारी है, ठीक, कल्चरली कौन हैवी है, कल्चरली कौन, जैसे इंडिया और यूएस के बीच में कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है, हमारे वहाँ पे डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा हम रशिया और इंडिया के केस में नहीं बोल सकते, पर रशिया और इंडिया के केस में डिफेंस ज़्यादा है, तो एक और डायमेंशन आ गई डिफेंस की, थर्ड डायमेंशन आ गई स्पेस की, मतलब थर्ड नहीं है ये, आई थिंक सेवन्थ है, और एट्थ डायमेंशन आ गई साइबर सिक्योरिटी की, पर साइबर को हम टेक्नोलॉजिकल में डाल सकते हैं नहीं, चलो अलग से रखते हैं साइबर। साइबर तरीके से देखो, अब मुझे बताओ इसराइल और इंडिया के संबंध इतने अच्छे क्यों हुए, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसराइल की जो समझा जाता है, क्या कहते हैं इसराइल का जो, क्या कहते हैं उसे, स्पाई सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा है, और इंडिया उसका बहुत यूटिलाइजेशन करता है, स्पाई का यूज़ करता है वो देखने के लिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ऐसा माना जाता है, एलिगेशंस लगते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इसराइल की स्पाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के ऊपर भी, और ये बात जितनी मेरी समझ है कि ये बात सच्चे है। ठीक है, तो एक साइबर, एक देखो एक साइबर डायमेंशन से इसराइल और इंडिया के रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट करते हैं, और ये सब आप कहाँ लिखोगे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आप कभी आईआर के ऊपर पीएचडी का साइनोप्सिस बनाते हो या कुछ बनाते हो तो उसमें से आपको पता लगेगा, या फिर अभी हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो थ्योरीज में आपको पता लगेगा, जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। लिबरलिस्ट बात करते हैं ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की, रियलिस्ट बात करते हैं इंटरेस्ट की, वो कहते हैं कि इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप कैसे होंगे। लिबरल क्या कहते हैं, ट्रेड कनेक्टिविटी। अब लिबरल क्या होते हैं, रियलिस्ट क्या होते हैं, ये अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो कल्चरल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब थ्योरी से अभी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता, बट अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि इंटरेस्ट को माइंड में रख के अगर हम बात करें तो रियलिस्ट कहलाएंगे, पावर को इंटरेस्ट में रख के बात करें, पावर को अगर माइंड में रख के बात करें तब भी हम रियलिस्ट कहलाएंगे, तब शायद न्यू रियलिस्ट कहलाएंगे। कल्चरल एक्सचेंज में कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं, कल्चरल जो फैक्टर्स होते हैं वो बड़े मैटर करते हैं, रियलिस्ट नहीं मानते, रियलिस्ट कहते हैं ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया आईआर होता क्या है। आईआर में हम क्या करते हैं, दो देशों के बीच में रिलेशनशिप्स कैसे हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। वो रिलेशनशिप्स कई सारी चीज़ों से डिटरमाइन होते हैं, इंटरेस्ट से डिटरमाइन होते हैं, पावर से होते हैं, ज्योग्राफी से होते हैं, ट्रेड कनेक्टिविटी से होते हैं, देखो कल्चरल एक्सचेंजेस से होते हैं, ये सब है, और इसकी अलग अलग थ्योरीज है। और थ्योरी क्या करती है, व्हाट इज़ आईआर थ्योरी। आईआर थ्योरी को सिंपल डेफिनेशन में बताना पड़े तो आपको कैसे समझाओगे आईआर थ्योरी होता क्या है, होती क्या है। कोई बताना चाहेगा, खुशी, मीनाक्षी, कोई गेस करना चाहेगा, क्योंकि आप सब ने ना बीए पढ़ लिया है। आज जो पेपर जो हमने देखा था वो कौन सा था, आईआर के ऊपर ही था। आई कैन शो यू द पेपर एज वेल, आईआर के ऊपर था, उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन पूछे। सेमेस्टर 2 में आपका आईआर आता है और ये इसी साल आपके क्वेश्चन में आया है। लेट मी शो यू, देखिए जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक दिस स्क्रीनशॉट।
कोई गैस करना चाहेगा उतने कि थ्योरी होती क्या है? सिंपली थ्योरी होती है, किसी ने आपको पढ़ाया होगा। नहीं, थ्योरी थ्योरी हो सकता है कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी एक थ्योरी है, नो डाउट अबाउट इट। हाँ तो ये कहते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ, मुझे शायद स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, जस्ट अ मिनट। आ गया। ये अभी जो इस साल पेपर हुआ ना, ये रिसेंट का पेपर है, अभी अभी का। आई होप एवरीवन कैन सी इट। सबको दिख रहा है? ये इसी साल 2026 का पेपर है, ये आज इसका इवैल्यूएशन हुआ है। तो ये पेपर देखो, ये अच्छा, ये दूसरा आ गया क्या? जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट और दो। ये आपका दूसरा पेपर आ गया। आज आईआर का ही हुआ था, और आईआर आपका ना सेमेस्टर सेकंड में आता है। आपने पढ़ा, कुछ याद है आपको आईआर के बारे में? सेकंड सेमेस्टर तक तो आप भूल गए होंगे। इंट्रोडक्शन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये रहा। और यही बेटा क्वेश्चन था ना आपके, जो हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का कभी आप एग्ज़ाम दो तो उसमें आए। बिल्कुल, वो क्वेश्चंस यहाँ से भी उठाते हैं यूनिवर्सिटी वाले ही। क्वेश्चंस आपके जो ये अभी आपने पढ़ा है, जो आपने बीए करी है, मास्टर्स पढ़ी है, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, कुछ वो अलग से आपसे पूछने नहीं वाले हैं। जस्ट मुझे ये यस, नाउ आई थिंक इट्स विजिबल। ये 2026 का है, ये इसी बार हुआ है, ये सेमेस्टर सेकंड आप पूछ लेना। तो एक ये है, और एक बाद के सेमेस्टर में भी आता। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशन, तभी मैंने आईआर से स्टार्ट करा। तो आपका जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, उसमें से भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा। ऊपर हिंदी में लिखा, ऊपर इंग्लिश में लिखा होगा और नीचे हिंदी में लिखा होगा। अगर मान लो दोनों में चेंजेस हैं तो हमेशा इंग्लिश का मान्य होगा। मतलब मान लो अंग्रेजी या हिंदी में अलग अलग है तो इंग्लिश वाला ही फाइनल होगा। तो जब भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, हमेशा इंग्लिश का भी देख लिया करो, ठीक है। तो पहला क्या है, क्वेश्चन कोई पढ़ना चाहेगा, डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करो, तो हमने जैसे अभी डिफाइन करा है। और उसके बाद एनालाइज करो इसका स्कोप क्या है एंड नेचर क्या है। स्कोप एंड नेचर में आप बताओगे स्कोप क्या होता है, कि ये कहाँ तक जा सकता है, मतलब क्या क्या स्टडी करता है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है। और ऐतिहासिक रूप से इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करा गया एज अ डिसिप्लिन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोई पढ़ना चाहेगा? बंद। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो एक बार। देखो, क्रिटिकली एग्जामिन, एग्जामिन क्या होता है, इसमें लिखा है समालोचनात्मक। एग्जामिन में आप क्या करते हो, क्रिटिकली क्या होता है, आप उसके पास प्लस और माइनस देखते हो। क्रिटिकली में क्या होता है, आप उसका प्लस माइनस करते हो। एग्जामिन में क्या होता है, उसमें आप जजमेंट भी देते हो, ठीक है। कंटेस्टेड ओरिजिन्स, देखो ओरिजिन जो हुआ है ना, जितने भी आईआर का जो ओरिजिन हुआ है वो ना कंटेस्टेड है, कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। कोई कहता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से हुआ है, कोई कहता है नहीं नहीं जी जब से हमारे क्या कौन थे, कौटल्या थे तब से भी था। आईआर तो जब से शुरू हुआ है, दुनिया शुरू हुई है तब से आईआर है। वेस्ट वाले मानते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648। इंडियंस क्या मानते हैं, इंडियंस तो कहते हैं भाई जब से युद्ध चल रहे हैं, जब से कंट्रीज भले ही बनी ना हो,
जब से हमारा कौटल्य का राम राज्य था तब भी आईआर था, उससे पहले भी था। ये वेस्टर्न नहीं है, इंडियन कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन है। वेस्टर्न क्या है, 1648 वेस्ट ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे धीरे धीरे। तो तब से हुआ है, तो ऐसे ऐसे डिबेट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द बिग बैंग नैरेटिव्स इन आईआर एंड इवैल्यूएट देयर लिमिटेशंस। बिग बैंग नैरेटिव्स क्या हैं? कथाएं, बड़ी बड़ी कथाएं क्या है? ये वही रियलिज्म, लिबरलिज्म, ये सब है। क्रिटिकली एग्जामिन हंस मॉर्गेनथाउ क्लासिकल रियलिज्म। हंस मॉर्गेनथाउ ने क्या क्लासिकल रियलिज्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो अभी तक चारों के चारों क्वेश्चन बेसिक जो आपके वो हैं वही है। अगला आ गया जो लिबरलिज्म अभी बात करता है, लिबरलिज्म, अभी लिबरलिज्म की भी बात करेंगे। 6th क्वेश्चन आ गया मार्क्सिस्ट, क्लासिकल रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिस्ट। अगला क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट। अभी बात करी थी कंस्ट्रक्टिविस्ट की, अलेक्जेंडर वेंट ने क्या क्या है उसके ऊपर बात करनी है। जैसे देखो थिंकर से क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन देखो लिबरलिज्म से रियलिज्म से आया तो मॉर्गेनथाउ पूछा है, कंस्ट्रक्टिविज्म से आया तो अलेक्जेंडर वेंट पूछा है। ठीक है, पावर आया, पावर के ऊपर है तो हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, इसकी बात करेंगे। जोसेफ नाई का कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट पावर का। ऑर्डर के बारे में बात करो, इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे मल्टीपोलर हो रहा है, इसके बारे में बात करो। ये काफ़ी नया अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, 9th क्वेश्चन। जयशंकर सर इस पर काफ़ी स्पीचेस देते हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट नोशन। कल मैंने आपको एक ग्लोबल आईआर के बारे में बात करी थी, बताना कौन सा थिंकर था, याद है किसी को? ग्लोबल आईआर की बात देखो, क्वेश्चन आया हुआ है। और ये मैंने आज देखा है, मेरे को कल नहीं पता था, ये मैंने क्वेश्चन पेपर आज देखा है। ग्लोबल आईआर के बारे में मैंने कुछ कल की क्लास में बताया था। क्या कि कौन सा स्कॉलर है, इंडियन स्कॉलर है जो जेएनयू से पढ़ के उन्होंने ग्लोबल आईआर की बात करी है, नॉन वेस्टर्न आईआर की बात करी है। कौन है वो? अमिताभ आचार्य। बेटा ये याद करना पड़ेगा, एमसीक्यू में वो पूछाएगा, एक पूछेंगे ग्लोबल आईआर के से रिलेटेड कौन कौन से थिंकर्स हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन आएगा मॉर्गेनथाउ, अलेक्जेंडर वेंट, अमिताभ आचार्य। ठीक है, कोई भी आ सकता है, ऑथर के नाम दे देंगे 4, आपको एक चूज करना है, हो गया। सीयूईटी में भी यही आता है, सीयूईटी के भी कई क्वेश्चन देखेंगे। कल की क्लास में हम एमसीक्यू चेक करेंगे सीयूईटी ने क्या क्या पूछे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चेंजिंग नेचर, ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रही है, फ्यूचर क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, रिलेशन टर्म्स क्या है, ये सब इनके बारे में बात करेंगे। तो हल्का हल्का सा आज आपको आइडिया हो गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम डीपली जाएंगे रियलिज्म पर। पहले एक आईआर थ्योरी पढ़ ले, मेरा ये रह गया। लेट मी टेक यू बैक टू आईआर थ्योरी। और मैं चाहता हूँ ये डेफिनेशंस आप नोट भी कर लो। आईआर थ्योरी क्या होता है बेटा? देखो वर्ल्ड ना बड़ा इंटरकनेक्टेड है और काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंस मैटर करता है, पावर मैटर करती है, और क्या बताया, ज्योग्राफी मैटर करती है, कनेक्टिविटी मैटर करती है। पर हम सब क्या, जब हम पढ़ने जाएंगे तो क्या सब कुछ हम पढ़ सकते हैं, या फिर हम स्टडी करने चाहें? जैसे मान लो आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ, आईसीएसआर की तरफ से कोई मैं प्रोजेक्ट इशू करता हूँ। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि भाई आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में एक यूएस ईरान वॉर स्टडी करना, अब उसके तो काफ़ी फैक्टर्स हैं। अब आप रीजनल पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, अमेरिका की, जैसे जॉन माइशाइमर ने रीजनल पॉलिटिक्स को कि अमेरिका के अंदर जो इजरायलीज हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, उन्होंने गवर्नमेंट को पैसे दिए। मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप, ये जॉन माइशाइमर का आर्ग्यूमेंट है, वॉर क्यों स्टार्ट हुई, कि जॉन माइशाइमर ने बोला जो वहाँ की इजराइल लॉबी है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो इजरायली वहाँ पे रहते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने उनको इलेक्शन में पैसे दिए और बाद में ट्रंप ने उनकी बात सुनी और उसकी वजह से उन्होंने वॉर किया। तो ये उनका एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो आप एक ना कोज को लेते हो, एक कोई फैक्टर लेते हो, एक फैक्टर को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो,
एक फैक्टर को इंपॉर्टेंट मानते हो और बाकियों को कहते हो कि बाकी साइलेंट है, अदर थिंग्स रिमेन साइलेंट। यानी कि क्या है, आप कई सारे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, आप कहते हो कि हर फैक्टर्स बराबरी से इन्फ्लुएंस नहीं करता। कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कम इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे पैरेटो का प्रिंसिपल बताया, 20% ऐसी चीज़ें होती है जो 80% चीज़ें इम्पैक्ट करती है। अगर आपने वो 20% कर लिया तो 80% आपको रिजल्ट मिल गया। वही ये रिलेशन आईआर की थ्योरी बोलती है। रियलिस्ट बोलते हैं, रियलिस्ट क्या बोलते हैं कि आपके पास अगर पावर है, आपके पास आर्मी है, आपके पास पैसा है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप डोमिनेट करोगे, आप डिक्टेट करोगे कि दूसरे आपसे कैसे बिहेव करेंगे। लिबरल क्या कहते हैं, लिबरल कहते हैं भाई ऐसा नहीं होता। लिबरल कहते हैं, लिख के बताता हूँ, फॉर रियलिस्ट इट्स पावर, पावर इंपॉर्टेंट है, कहते हैं बाकी चीज़ें बाकी चीज़ें साइलेंट हो तब भी कोई बात नहीं। और लिबरल के लिए क्या है, अभी मैंने बताया था, लिबरल्स के लिए क्या है, उनके लिए कनेक्टिविटी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन। कंस्ट्रक्टिविस्ट के लिए क्या है, अभी इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप समझ लो कि एक थ्योरी होती है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बोलती है, क्या बोलती है, नॉर्म्स मैटर करते हैं, नॉर्म्स, कल्चर, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो आईआर की थ्योरी क्या हो गई, आईआर थ्योरी एक ऐसी स्टडी, आईआर थ्योरी एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ आईआर डिसिप्लिन है जिसमें हम एक कुछ चीज़ों को, कुछ फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और अदर फैक्टर्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कि डिक्टेट करते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे चलने वाली है। तो इनको आप सब नोट कर लो, ये पॉइंटर्स नोट कर लो। कुछ फैक्टर्स, सम फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, अदर्स आर, some factors are more important than others। और इसमें ये देख लो, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जैसे मान लो अगर रियलिस्ट है तो पावर बोल रहे हैं कि पावर ज़्यादा मैटर करती है। जो दूसरी चीज़ें होती है ना, अगर आप उनको कांस्टेंट भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। लिबरल के लिए ट्रेड, कनेक्टिविटी है। तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट याद कर लो, वो एक पॉइंट लिख लो। उसके बाद अभी हम स्कॉलर्स पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, आईआर की डेफिनेशन कोई, आईआर थ्योरी, ये सब डेफिनेशन कोई नहीं। जो 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं जो आपको मेंस में आएगा, मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उतने में एक पीपीटी खोल लूँ आपकी, जस्ट अ मिनट। मेरा पीपीटी इसमें सेव हो जाएगी एज ए पीडीएफ। एक मिनट, एक मिनट। पीपीटी मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ क्या, आप सब खोल लोगे? आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँ क्या?
एक मिनट, पीपीटी टू डॉक बना लेता हूँ ना, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक मिनट। तो रियलिज्म एक बेसिक थ्योरी है जो कि सबको पता होनी चाहिए। अगर मुझे हर आईआर थ्योरी में से एक आईआर थ्योरी बतानी हो ना कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो होएगी रियलिज्म। अब आ गई भाई, आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इन सब चीज़ों में भाई टाइम तो लगता है। तो रियलिज्म क्या आ गई, ये आ गई भाई। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए भाई कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। सबको विजिबल है? एक बार थोड़ी थम्स अप दे दो, सभी थम्स अप। वाह, थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहले देखो, क्लासिकल रियलिज्म से हम स्टार्ट करने वाले हैं। रियलिस्ट में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक चीज़, एक फैक्टर होता है जो ये बोलते हैं भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें आप साइलेंट रखोगे ना, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दो, सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लो, उससे आपको पूरा का पूरा कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप कैसे हैं, वॉर होने वाली है या फिर कनेक्टिविटी होने वाली है या फिर ट्रेड होने वाला है या वॉर होने वाली है, वो बता दोगे। क्या है वो? क्लासिकल रियलिज्म कहते थे उसे ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? ह्यूमन नेचर। ठीक है। तो जब हम क्लासिकल की बात करें तो आपको 4 थिंकर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। थुसिडिडिस हो गया। अभी देखो जो यूएस और ईरान की जो वॉर चल रही थी ना, आपको पता है किसने बोला था? चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच दी थी और उसमें उसने थुसिडिडिस ट्रैप के बारे में बोला था कि हमें थुसिडिडिस ट्रैप, जो एकेडमिक टर्म है, यानी कि जो चाइना का प्रेसिडेंट है उसको थुसिडिडिस ट्रैप के बारे में पता है, यानी कि उसने जो आईआर की थ्योरी है उसे पढ़ा है। तो ये सिर्फ आप और मैं नहीं पढ़ते, वो भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला था थुसिडिडिस ट्रैप के बारे में। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में, मैं आपको स्टेटमेंट शेयर कर दूंगा, आपको अगर मैं चाहूँ तो आपको न्यूज़पेपर में भी दिखा भी सकता हूँ मैं। शी जिनपिंग टॉक्स अबाउट थुसिडिडिस ट्रैप। ये थुसिडिडिस ट्रैप के बारे में आपने किसी ने सुना है? जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू समथिंग। जितना ज़्यादा आप आईआर की थ्योरी को करंट से रिलेटेड पढ़ोगे ना, आपके एमसीक्यू भी ठीक होंगे। और ये देखो, सबसे पहली जो वीडियो आई है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वॉर्न किया ट्रम्प को थुसिडिडिस ट्रैप के बारे में। अब इस थुसिडिडिस ट्रैप के बारे में समझने से देखो यहाँ पे लिखा भी होगा। थुसिडिडिस ट्रैप क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें समझना हो। थुसिडिडिस ट्रैप लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। देखो, प्रेसिडेंट शी 15 मई को, एक महीना पहले, व्हाट इज़ थुसिडिडिस ट्रैप क्या होता है और वाई शी वॉर्न ट्रम्प, शी जिनपिंग ने वॉर्न क्यों किया ट्रम्प के बारे में। देखो, थुसिडिडिस ट्रैप बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। इसमें ना एक जो राइजिंग पावर होती है ना, जो वो राइज कर रही होती है, जैसे एक चाइना राइजिंग पावर है, तो इन्होंने बोला है कि जैसे जैसे एक राइजिंग पावर जो एस्टेब्लिश पावर है, जैसे अमेरिका एक एस्टेब्लिश पावर है और चाइना क्या है, राइजिंग पावर। जब भी राइजिंग पावर बढ़ रही होगी, एस्टेब्लिश पावर और राइजिंग पावर के बीच में वॉर हो सकती है। तो चाइना के प्रेसिडेंट ने यूएस को बुलाया चाइना में और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आओ बातचीत करते हैं। और बंद कमरे में चाइना के प्रेसिडेंट ने साफ बोला कि देखो, अगर आपने ताइवान का मुद्दा उठाया, ताइवान पे बात करी, तो चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो जाएगी। तो इसके विषय में बोला कि ताइवान इशू इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इशू, कि अगर आपने उसको छेड़ा तो उसके बाद हमारे बीच में युद्ध हो सकता है। देखो, अब इसमें साफ लिखा हुआ है थुसिडिडिस ट्रैप होता क्या है एंड शी जिनपिंग ने मेंशन क्यों करा है। ये द गार्डियन ने आया, द गार्डियन एक न्यूज़पेपर है, बहुत अच्छा, सब सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। थुसिडिडिस ट्रैप क्या होता है?
तो ये एथेंस, जब ये ग्रीक टाइम्स में था, जब एथेंस होती थी, एथेंस बढ़ रहा था, एथेंस की पावर, जैसे आज के टाइम में चाइना की पावर बढ़ रही है, ऐसे ही एथेंस की पावर बढ़ रही थी, और जो वहाँ का स्पार्ता होता था ना, उसको बड़ा डर लग गया था। ठीक है, तो थ्यूसिडिडीज एक थिंकर है, रियलिस्ट थिंकर है, क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर्स है। उसने बोला है कि अपनी बुक में द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सीयूईटी एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे? सीयूईटी एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे शी जिनपिंग ने क्या बोला, सीयूईटी के एग्जाम में ये पूछेंगे थ्यूसिडिडीज ने कौन सी बुक लिखी। तो ये नोट करो, थ्यूसिडिडीज ने लिखी है, ये कई बार पूछा बेटा, 10 से ज़्यादा बार पूछा है ये आपने, मैं कई बार 2 या 3 लेक्चर में आपसे पूछूंगा थ्यूसिडिडीज ने कौन सी बुक लिखी, तो उसमें लिखोगे हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर। आप सब लोग, एक मिनट, आप सब लोग क्या नोटबुक लेके बैठे हो? आर यू नोटिंग डाउन वट एवर आई एम स्पीकिंग? हाँ, तो इसको लिखो, मैं 2 या 3 दिन में पूछने वाला हूँ। तो थ्यूसिडिडीज ट्रैप, ये हम पूरी रियलिस्ट में, थ्यूसिडिडीज एक इंसान है जो मैटर करेगा। तो थ्यूसिडिडीज ने एक बुक लिखी द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। उसमें इन्होंने क्या बताया कि ग्रीक टाइम में क्या होता था, एक एथेंस होता था, एक स्पार्ता होता था। स्पार्ता वहाँ पे बहुत ही इंस्टिल्ड पावर था, एथेंस की राइज हो रही थी, तो देवर लाइक फियरफुल कि अब इन बीच में युद्ध होगा, युद्ध हो सकता है। ठीक है, तो थ्यूसिडिडीज ने बोली कि 10 बार इसलिए बोल रहा हूँ, 10 बार क्वेश्चन आया है, द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। ठीक है, और देखो लास्ट में क्या है, जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना ताइवान वाली, साहब बोला कि ताइवान इज जस्ट, कहाँ है ये लिखा हुआ है, ये रहा। अगर आपने ताइवान के बारे में कुछ भी बोला, कुछ भी करा, तो हमारे बीच में क्या हो सकता है? कन्फ्लिक्ट। 2 कंट्रीज वुड बी एट ए कन्फ्लिक्ट। अगर आपने मिस हैंडल करा तो हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो हमेशा आपको ये बात चीज़ याद रखनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको, हाँ बोलिए। हम्म, बेटा मैं आपको सच बताऊं, आपको इंग्लिश में कंटेंट देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आईआर जो होता है ना बेटा, इंग्लिश एक एस्टेब्लिश लैंग्वेज है। आईआर, पॉलिटिकल साइंस, कल को आप ना एक, आपको जब स्कॉलरशिप चाहिए होगी ना, या फिर आपको इंडिया वाले भी जब स्कॉलरशिप देंगे ना, तो वो चाहते हैं कि हमारा कंटेंट वर्ल्ड वाइड पढ़ा जाए, और वो इंग्लिश ही एक लैंग्वेज है। हिंदी में है, ठीक है, आपको करना है, हिंदी में भी पढ़ना है, विदाउट हिंदी भी नहीं होगा, विदाउट इंग्लिश भी नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आने चाहिए, प्रेफर आपको इंग्लिश में देना है। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखो आपके भी, आप सोसाइटी में देखा है, कोई हिंदी के लिए ट्यूशन लगाता है? सबको चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हो, इंग्लिश आती हो, और उसका रीज़न है क्योंकि इंग्लिश एक एस्टेब्लिश लैंग्वेज है। आपको अगर स्कॉलरशिप चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाना है कल को, या कल को ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप चाहिए, कल को आपको कोई थिंक टैंक हायर करेगा, तो थिंक टैंक्स पता है कितनी सारी कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं। कल को आपको पता लगेगा, जब आप आईआर की जॉब करोगे ना, तो आपको पता लगेगा भाई इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए, और 1 साल में आप सीख जाओगे इतने सारे। अभी आप ना, अभी जैसे मैं आपको इंटरेस्ट इतना जगा दूंगा, आप इतनी सारी मीडिया वगैरह, ये चैनल वगैरह कवर करोगे, तो आपको इंग्लिश इतनी तगड़े लेवल की इंग्लिश आ जाएगी, उसका जवाब नहीं होगा। तो ठीक है बेटा, इंग्लिश में आपको, इंग्लिश को प्रेफरेंस देनी है, और हिंदी में भी जितना हो सके पढ़ना है, बट इंग्लिश ही ये है जो आपको इसको आगे लेके जाना है, और सबको आ जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट कि किसी को आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, एक बार ट्रम्प ने बात करी थी मुनरो डॉक्ट्रिन, ये भी एकेडमिक टर्म है। मुनरो डॉक्ट्रिन क्या होती है? 1823 में एक यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक मुनरो डॉक्ट्रिन दी थी। वो मुनरो डॉक्ट्रिन क्या होती है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैसे आते हैं, अलग अलग, एक डॉक्ट्रिन नहीं पूछेंगे आपसे, 4 डॉक्ट्रिन के नाम देंगे और उसको कहेंगे मैच करो। एमसीक्यू में आएगा, कैसे आएगा? जैसे मुनरो डॉक्ट्रिन आ गया, डुनरो डॉक्ट्रिन आ गया, एक और डॉक्ट्रिन दे देंगे। कंफ्यूज नहीं करूँगा, अभी सिर्फ मुनरो डॉक्ट्रिन के बारे में बात करेंगे, पर एग्जाम में आपको 4 डॉक्ट्रिन एक साइड आएगी और एक साइड में पूछेंगे कि मिलाप करो। तो मुनरो डॉक्ट्रिन कब आई थी? आप सबको विजिबल है स्क्रीन? 1823 में आई थी। मुनरो डॉक्ट्रिन में क्या होता है, एक कंट्री क्या करती है, अपने आसपास के जो रीजन होता है ना, उसको कहती है कि ये मेरा रीजन है। जैसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर,
ट्रम्प के नज़रिए से देखोगे तो अमेरिका का जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, ये उनका हेमिस्फीयर है। मतलब कोई भी इंसान उधर अगर आ जाए, उधर कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट करे या फिर कोई ट्रेड वगैरह करे या फिर क्या करे, एक दूसरे को वेपन्स सप्लाई करे, तो वो वहाँ की जो एस्टेब्लिश पावर है ना जैसे अमेरिका, उसको वो मान्य नहीं होगा। जैसे क्या किया था रशिया ने, क्या किया था, उनकी जो पास वाली कंट्री है क्यूबा, क्यूबा पे क्या कह रहा था, क्यूबा को मिसाइल सप्लाई कर रहा था, तो अमेरिका ने साफ बोल दिया कि अगर आप क्यूबा पे करोगे तो हम आप पे अटैक कर देंगे। तो वॉर तक की सिचुएशन आ गई थी। ऐसे ही क्या किया, रशिया ने अटैक कर दिया। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक क्यों किया, उसने बोला था कि भाई यूक्रेन मेरे नेबरहुड पे आता है, कि अगर आप यूक्रेन को सप्लाई करोगे ना वेपन्स की, इसका मतलब है कि आप मेरे को युद्ध के लिए वो कर रहे हो। तो उसने वॉर्न करा। तो फिर उसके बाद जर्मन की जो उस टाइम की जो प्रीमियर थी ना, जो प्रेसिडेंट थी जर्मन की, प्राइम मिनिस्टर थी प्रेसिडेंट, तो उन्होंने साहब ट्रम्प को बोला कि ये रेड लाइन है, अगर आपने ये क्रॉस करी ना तो वॉर हो जाएगी। उस टाइम बाइडन थे, सॉरी 2022 की बात है, बाइडन को बोला, तो बाइडन ने नहीं सुनी, तो रशिया ने अटैक कर दिया। ठीक है, तो एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है मतलब आपके आसपास की ऑप्शन में आएगा, आपके जो आसपास की रीजन होता है ना, उसमें आप अपना एक डोमिनेंट पावर बनना, यही मुनरो डॉक्ट्रिन है, किसी और को आने ना देना और दूसरी बगैर रीजन पे बात ना करना। जैसे कि आप ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि मेरा जो है अमेरिकन एम्पायर है, अमेरिका है, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसके हम बादशाह हैं, इस पर कोई आ नहीं सकता। चाइना वेनेजुला पे एक आए इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो ट्रम्प ने अटैक करवा दिया सिंपली। ठीक है, ट्रम्प ने बोला कि भाई यहाँ से जाओ। तो IR एक सिंपलिस्टिक लैंग्वेज है। ठीक है, तो आज रियलिस्ट का एक जॉन मार्शाइमर ने एक आर्टिकल में एक चीज़ बोली थी, मुझे आज भी अभी भी ध्यान है। तो उन्होंने क्या बोली थी, लेट मी जस्ट शो यू। तो उन्होंने बेटा एक बात बोली थी रियलिज्म के बारे में। उन्होंने बोला था रियलिज्म एक पार्सिमोनियस थ्योरी है, मतलब कि वो बहुत कम चीज़ें लेती है समझाने के लिए और बहुत ज़्यादा कुछ समझा देती है। अभी कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत सारी चीज़ें बोलती है और समझ उसका कुछ आता नहीं, पर रियलिज्म में ऐसा नहीं है। रियलिज्म चाहे क्लासिकल रियलिज्म निकालो या स्ट्रक्चरल रियलिज्म निकालो या ऑफेंसिव रियलिज्म निकालो या न्यू क्लासिकल रियलिज्म निकालो, इन सब में ना कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोले ना थ्योरी का मतलब क्या होता है, एक फैक्टर को बोलना कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन अदर। मतलब अगर आप कुछ भी ना पढ़ो जीवन में, क्लासिकल रियलिज्म के अनुसार अगर आप ह्यूमन नेचर को पढ़ोगे ना आप, तो आप सब कुछ बता दोगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई क्लासिकल रियलिज्म से कौन कौन रिलेटेड है, थिंकर का नाम आ जाएगा, तो उसमें क्या नाम लिखोगे, थ्यूसिडिडिस का, मैकियावेली का, होब्स का, मोरगेंथाउ का। मोरगेंथाउ ने भी बोला है कि ह्यूमन नेचर डिटरमाइन करता है, मैकियावेली ने बोला है ह्यूमन नेचर डिटरमाइन करता है। ह्यूमन नेचर क्या होता है, श्रीवुड मैकियावेली के अनुसार। जैसे मैकियावेली थे वेस्ट के, वैसे ही हमारे कौटिल्य थे। ठीक है, थ्यूसिडिडिस ने भी बोला ह्यूमन नेचर डिटरमाइन करता है। फिर सेकंड थ्योरी है स्ट्रैटेजिक रियलिज्म। स्ट्रैटेजिक रियलिज्म क्या कहता है, ये गेम थ्योरी का आर्ग्यूमेंट है। थॉमस शेलिंग, इससे रिलेटेड थिंकर का नाम है थॉमस शेलिंग, मैंने शेलिंग लिखा है यहाँ पे, पर यहाँ पे आएगा थॉमस शेलिंग। तो ये सब बात करते हैं कि एक क्या होते हैं कि एक माइंड में रख के एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो स्ट्रैटेजी मैटर करती है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म, केनेथ वॉल्स एक इकोनॉमिस्ट थे, तो वो IR में आए, तो उन्होंने बोला कि देखो जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द पावर क्या होता है कि मान लो एक हेजमन है, मान लो US एक अकेली पावर है। ठीक है, जब USSR का अंत हुआ तो US एक अकेली पावर थी, तो केनेथ वॉल्स का आर्गुमेंट था कि भाई US सबसे बड़ा पावर था, तो वो US अपनी मनमानी करता है। फिर आया बाइपोलर सिस्टम। बाइपोलर सिस्टम कब की बात थी ये, बाइपोलर सिस्टम जब सोवियत का टाइम था, जब कोलैप्स नहीं हुआ था। यूनिपोलैरिटी से पहले बाइपोलैरिटी थी, जब सोवियत यूनियन था और अमेरिका था, तब कहा था कि इन्होंने सबसे ज़्यादा वो बढ़िया सिचुएशन थी। क्यों, अगर अमेरिका ने कोई गलत हरकत करी तो सोवियत यूनियन उसको बोल देता था कि भाई मत करो, और जब सोवियत यूनियन कुछ गलत करता था तो अमेरिका बोलता था, स्टेबल था। अब मल्टीपोलैरिटी आ गई। जयशंकर सर के अनुसार तो सब ठीक है, सब चंगा, बट नहीं, रियलिस्ट कहते हैं कि जो मल्टीपोलैरिटी है ना, इसमें काफ़ी सारी पावर्स हैं, तो इसमें क्या है, मैसी सिचुएशन हो जाती है, जंगल राज हो जाता है। कई सारी पावर्स है तो वो कैसे परमोटेशन कम्बिनेशन लगाती है, तो वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तभी कहने हैं, कुछ लोगों का कहना है कि मल्टीपोलैरिटी आई है, तब से हमारी लड़ाइयाँ बढ़ रही है। जॉन मर्शाइमर हो गए। जॉन मर्शाइमर क्या कहते हैं,
देखो इसको ना वेल्थ की रियलिज्म को डिफेंसिव रियलिज्म भी कहते हैं। डिफेंसिव रियलिज्म क्या हो गया कि आप सिक्योरिटी फोकस हो। अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना सोचो कि एक 5 तरीके की रियलिस्ट होते हैं। पहले तो होते हैं क्लासिकल, ये हो गया क्लासिकल। क्लासिकल किस बारे में बात करते हैं, अभी बताया था, बताओ भाई, इंटरेक्ट करो। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी गेम थ्योरी होती है ना, जो स्ट्रैटेजी। दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, गेम थ्योरी का आर्ग्यूमेंट क्या है, दो प्रिजनर को एक एक जगह डाल देते हैं, दो प्रिजनर को अलग अलग जगह डाल देते हैं, उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछते हैं। उन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर तुमने मेरे को सच बता दिया तुमने क्राइम किया है, ठीक है, और तुम्हारे साथी ने, तुमने बता दिया और तुम्हारे साथी ने नहीं बताया, तो हमें तुम्हें छोड़ देंगे, साथी को पकड़ लेंगे, ठीक है। पर अगर तुमने कुछ नहीं बताया, तुम्हारे साथी ने बताया, तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे। तो इस तरीके से माइंड मैप जो CID में देखते थे ना आप, मान लो 2 क्रिमिनल आपने पकड़ लिए, ये वही स्टोरी है। 2 क्रिमिनल को आपने अलग अलग जगह डाल दिया और उसको बोला कि भाई तूने ना बताया, तेरे दोस्त ने बता दिया ना, तो उसको छोड़ देंगे और तेरे को मारेंगे। तो फिर क्या होता था, वो क्रिमिनल होता था ना, वो बोल देता था कि उसको ऐसा लगता था यार मेरा दोस्त तो कमीना निकलेगा, वो मेरे को सब चीज़ें बता देगा, मतलब पुलिस को CID को वो सब चीज़ें बता देगा। तो इसलिए वो भी स्ट्रैटेजी बनाता था कि भाई मैं पहले बता दूँ। तो एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। थर्ड रियलिज्म क्या हो गया, स्ट्रक्चरल, जो कि कह दो पावर सेंट्रिक, जो कि कह दो कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में कौन ज़्यादा पावरफुल है उससे मैटर करता है। पोलैरिटी कहते हैं ना, पोलर। तो डिफेंसिव, ये वोल्थ का जो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट है, वोल्थ का आर्ग्यूमेंट ये है कि वोल्थ कहते हैं कि डिफेंसिव मैक्सिमाइज करते हैं, यानी डिफेंस मैक्सिमाइजेशन क्या होती है। केनेथ वोल्स कहते थे कि भाई जितने भी कंट्रीज होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग वेपन रखते हैं ताकि कोई हमें मार ना दे। ऑफेंसिव रियलिज्म, नाम में ऑफेंसिव है, वे कौन है, मार्शाइमर। मार्शाइमर क्या कहते हैं कि दूसरा, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे ना ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, तो वो उस पर ऑफेंसिव वेपन रखने के लिए, यानी कि उस पर कभी अटैक ना कर दे, या फिर वो एक दूसरे पे कमांड करे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावर इकट्ठी करे ताकि कल को वॉर हो जाए, और वो वॉर शुरू भी कर सकते हैं। तो एक ये ऑफेंसिव रियलिस्ट होते हैं, ठीक है। और कौन है लास्ट में, क्या है, नियो क्लासिकल रियलिस्ट। अब नियो क्लासिकल रियलिस्ट हैं, वो सब चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, ह्यूमन नेचर भी मैटर करता है, ठीक है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला ना, पोलैरिटी, पावर, ये भी मैटर करते हैं। और जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो राहुल गांधी और ये जो BJP और ये सब की आइडियोलॉजी, RSS, ये सब भी मैटर करता है। इंटरनेशनली आपकी पावर क्या है, ये भी मैटर करता है। और क्लासिकल भी मैटर करता है, मतलब ह्यूमन नेचर भी मैटर करता है। तो ये अब आप सब लिख लो, क्लासिकल के सामने आप क्या लिखोगे, ह्यूमन नेचर। स्ट्रैटेजी के बारे में क्या लिखोगे, स्ट्रैटेजी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। थर्ड जो स्ट्रक्चरल, कहने स्ट्रक्चरल काट के ना इसको, स्ट्रक्चरल क्योंकि ऑफेंसिव भी है, स्ट्रक्चर की जगह लिखो डिफेंसिव रियलिज्म। जो थर्ड है ना, करेक्शन कर लो बेटा, क्या करेक्शन करनी है, जो स्ट्रक्चरल काट के यहाँ पे डिफेंसिव रियलिज्म लिखो। डिफेंसिव रियलिज्म क्या होता है, जो कि कहते हैं सिक्योरिटी मैक्सिमाइज, जो अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करते हैं। ऑफेंसिव क्या होते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपने अपने हथियार बनाते हैं, बड़े बड़े हथियार बनाते हैं, क्यों, अटैक करने के लिए। नियो क्लासिकल क्या कहते हैं, पावर भी मैटर करती है, ह्यूमन नेचर भी मैटर करता है, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी मैटर करती है। ये समझ में आया बेटा, इससे बहुत क्वेश्चन आया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये स्लाइड समझ में नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ेंगे। खुशी वर्मा को आया, और किसी को नहीं आया, मीनाक्षी ठीक है, स्नेहा, सोफिया, बढ़िया, स्नेहा सोफिया को आ गया, ठीक है। तो एक बार बोलो भाई, एक बार खुशी वर्मा बोलिए, मैंने क्या बताया इन सब के बारे में। तो क्लासिकल क्या मैटर करता है, क्लासिकल के लिए क्या मैटर करता है, स्ट्रैटेजिक के लिए, हाँ, मैकियावेली ने दिया तो हाँ ठीक है, बोलो।
सिक्योरिटी 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 ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी मैटर करती है, जो डिफेंस के लिए ही होती है, सिक्योरिटी मैटर करती है। हाँ, एक बार बात करते हैं मीनाक्षी। आगे ऑफेंसिव, हाँ, तो जो ऑफेंसिव है ना बेटा, जो हथियार, मैंने एक एग्जांपल लेके बोला है, हथियार का यहाँ मतलब क्या है, पावर। आप पावर को ज़्यादा मैक्सिमाइज करते हो। और डिफेंसिव जो थर्ड है, डिफेंसिव जो केनेथ वॉल्स क्या है, उसमें क्या करते हो आप, सिक्योरिटी के लिए चीज़ें, सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करते हो। वो सिक्योरिटी आप हो सकता है अलायंस बनाओ, सिक्योरिटी के लिए हो सकता है कि आप अपने नीचे अंडरग्राउंड कुछ वो टनल वगैरह बनाओ। पर ऑफेंसिव में क्या होगा, पावर मैक्सिमाइजेशन होगी। ठीक है, तो मीनाक्षी क्या बोल रहे थे, बोलो। स्ट्रैटेजिक में डिसीजन मेकिंग मैटर करती है। आप डिसाइड कैसे करते हो, प्लान कैसे करते हो, प्लानिंग इंस्टीट्यूशन, ये वो। एक इसको अच्छे से और करेंगे। अभी के ये सिर्फ ये लिखो, डिसीजन मेकिंग मैटर करती है इसमें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रैटेजिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है डिफेंसिव, ऑफेंसिव, क्लासिकल। नियो क्लासिकल भी इतना नहीं आता, इसमें ज़्यादा ज़्यादा ये पूछ लेंगे कौन जुड़ा है। तो इसके लिए कौन जुड़ा है, नियो क्लासिकल रियलिज्म से कौन जुड़ा है, कल बताया था मैंने, फरीद ज़कारिया, जो कहाँ पढ़ाता है, CNN में वो पढ़ाता है, क्या कहते हैं, CNN में वो अपने मीडिया में वो काफ़ी सारे लेक्चर्स वगैरह देता है। जैसे यहाँ पे रवीश कुमार है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जानते होंगे आप। तो वैसे ही वो अमेरिका का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, और इंडिया से मुंबई यूनिवर्सिटी से उसने अपनी PG करी थी। PG करने के बाद वो चले गए थे। आई थिंक ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हु, एंड ऑफ हिस्ट्री, फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा के स्टूडेंट थे वो, उनके अंदर उन्होंने PhD करी थी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, CNN में काम किया, बहुत फेमस है वो। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले देखो, कभी भी जब भी मैं आपके बारे में बोलूँ ना, रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, रियलिस्ट जब भी आ जाए, तो सबसे पहले आपको ये बात करनी है, थॉमस हॉब्स से इंस्पायर्ड है। थॉमस हॉब्स ने क्या बोला था, वॉर की सिचुएशन चल रही थी जब थॉमस हॉब्स अपनी बातें रख रहे थे। थॉमस हॉब्स बोलते हैं भाई, सब उस टाइम पे वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब हर कोई आपस में लड़ रहा था। तो इसीलिए बोलते थे ह्यूमन नेचर पेसिमिस्टिक है। पेसिमिस्टिक मतलब कि वो युद्ध चाहता है। युद्ध चाहने का क्या मतलब है, कभी भी वो कोई भी किसी पे अटैक कर सकता है, ये सब था। ठीक है, पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, पीपल सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब कि क्या है, अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, IR, इसी वजह से पीपल, ह्यूमन नेचर सेल्फ सेंटर्ड है, इसी वजह से IR क्या है, कन्फ्लिक्चुअल। IR में लड़ाई हो जाती है। दूसरा है कन्फ्लिक्चुअल है। थर्ड क्या है, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल सबसे ज़्यादा मैटर है। आपको ये मैटर नहीं करना कि दूसरे के साथ रिश्ते कैसे हैं, आपको ये IR में मैंने क्या बताया, एक दूसरे से रिश्ते से ज़्यादा एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। IR में हम ये नहीं पढ़ते कि एक दूसरे से संबंध अच्छे कैसे बनाए, ये आपको लगता होगा, हम नहीं पढ़ते। IR में सिर्फ हम ये देखते हैं कि हम अपनी कंट्रीज़ को कैसे सर्वाइव करें, कैसे उसको प्रोग्रेस करें। हमें मतलब नहीं कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हमें सिर्फ इस बात से हमें सिर्फ इस बात से लेना देना है कि क्या अमेरिका हमारे हितों को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। अगर वो हमारे हितों को कम कर रहा है, हमारे को ट्रेड कंसेशन नहीं दे रहा, बार बार हमारा नेशनल इंटरेस्ट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, तो भले ही ख़राब कर दो आप रिश्ते, पर हमारा नेशनल हित बढ़ना चाहिए, राष्ट्रहित आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या क्या है मीनाक्षी, एक बार रिवाइज कराओ। पहला क्या बोलते हैं, बोलना चाहोगे मीनाक्षी, कौन बोलना चाहेगा, बोलो। हाँ, पहला क्या कह रहा है कि ह्यूमन नेचर सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, अपने बारे में सोचता है। दूसरा, ऐसे बोलो, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर क्लासिकल रियलिज्म या कोई भी रियलिज्म थ्योरी का है, क्या है, कि IR एक बाय नेचर कन्फ्लिक्चुअल है, लड़ाइयाँ होती हैं यहाँ पे। थर्ड क्या बोल रहा है,
ठीक है, सिक्योरिटी और सर्वाइवल से। बढ़िया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है? हाँ, मतलब फोर्थ पॉइंट में ये है कि वो कुछ भी अच्छा होने से पैसिमिस्टिक इन द सेंस ऐसे होते हैं कि अगर कोई देश प्रोग्रेस कर रहा है ना, कोई दूसरा देश प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो कल को हमें अटैक करके मार देगा। यानी कि इस पर्सपेक्टिव से अगर आप चाइना को देखोगे ना, मान लो आप अमेरिकन हो, मान लो आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो और आप रियलिस्ट हो, तो आप ये सोचोगे कि जो चाइना अपनी पावर को बढ़ा रहा है ना, कल को भाई ये मुझे अटैक करके मार सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी सर्वाइवल की बात आ गई। क्यों? क्योंकि रियलिस्ट बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर ही बेकार है। अगर चाइना के पास ज़्यादा पावर आई तो वो उस पावर का यूज़ करेगा अमेरिका को मारने के लिए। वो कभी नहीं देखेंगे कि भाई अमेरिका का हित है कि चाइना अगर पावरफुल हो जाए तो अमेरिका भी पावरफुल हो जाएगा, नहीं, वो कहेंगे भाई ये मारेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्लाइड। अब ये है, एग्ज़ाम में सबसे बड़ा क्वेश्चन आया था। देखो, हमेशा की ये बात ध्यान से रखना, जॉन मार्शाइमर इस बात को एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं। उनका एग्जाम्पल लेता हूँ, वो 911 यूज़ करते हैं। 911 क्या है? 911 क्या है? अमेरिका का अगर कोई जानता हो, कोई अमेरिका के बारे में कुछ पढ़ा हो तो आपको पता होगा, 911 वहाँ की पुलिस है। तो जब भी जॉन मार्शाइमर रियलिज्म को समझाते हैं ना, वो ये बताते हैं कि देखो, मान लो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आपकी कभी किसी से लड़ाई हो जाए, मान लीजिए स्नेहा की मीनाक्षी से लड़ाई हो जाए, ये दोनों एक ही कॉलेज के हैं, आपस में मीनाक्षी और स्नेहा की लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो कॉलेज के अंदर होगी तो शायद वो टीचर को बोल देंगे कि सर मेरे को स्नेहा ने मारा, मीनाक्षी बोल सकती है। अगर मान लो कॉलेज के बाहर लड़ाई हुई तो वो पुलिस को फ़ोन कर देंगे 100। अमेरिका में बैठे होगे तो आप 911 करोगे, इंडिया में बैठे होगे तो 100 फ़ोन करके आप बोल सकते हो कि भाई स्नेहा बोल सकती है मीनाक्षी ने मारा, मीनाक्षी बोल सकती है स्नेहा ने मारा। बट मान लो कि अब मीनाक्षी क्या है, मीनाक्षी मान लो कि हमारी देश की हमारी प्राइम मिनिस्टर बनती है, और मान लो कि कल को हमारी ईरान के साथ या फिर पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए या पाकिस्तान हमें मारे, तो हम जाके यूनाइटेड नेशन में जाके बोल नहीं सकते कि भाई मेरे को तो पाकिस्तान ने मारा। बोलने से कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा कुछ, कोई बता सकता है? क्योंकि भाई यूनाइटेड नेशन क्या कर लेगा, उसके पास तो सिक्योरिटी फोर्सेज ही नहीं है। कल को इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए तो यूनाइटेड नेशन के हाथ खड़े हैं, वो स्टेटमेंट दे सकता है कि भाई लड़ाई को रोक दो। अब जैसे कि रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, और जैसे कि मान लो कि अब मान लो क्या लड़ ही रहे हैं, अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ने क्या कर लिया? कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता। उसके पास तो फोर्सेज ही नहीं है, गवर्नमेंट ही नहीं है, वो तो बस एक तरीके की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको समझ में आया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आईआर में आपका सबसे बड़ा जो हथियार होता है ना, वो आपका पावर होता है। तो इसमें क्या है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो हम किसी भी, जब भी हमारी लड़ाई हो तो हम किसी को फ़ोन करके ठीक करा सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं। बट अगर हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए ना, तो हम किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, जैसे यूनाइटेड नेशन को। हमें खुद लड़ना होगा, हमें खुद को सेक्रीफाइस देना होगा। जैसे कि अभी जब युद्ध हुआ तो इजरायली लोग, हर कोई लोग अब वहाँ पे रशिया से लड़ रहा है, तब जाके सर्वाइव कर रहे हैं। ईरान में हर कोई लोग, ईरान में जब यूएस से बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई थी ना, जब अमेरिका जो है ईरान पे ज़्यादा अटैक कर रहा था, तो ईरान के राष्ट्रपति ने बोला कि सब लोग जो हमारी वहाँ की गैस फील्ड है ना, सब लोग उस गैस फील्ड के सामने खड़े हो जाओ, ताकि अगर अमेरिका अटैक करे तो हम सब शहीद होए। ये सब उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी, और लोग खड़े हो गए थे ब्रिजेस के सामने, लोग ऐसे खड़े हो गए थे, महिलाएं तक खड़ी हो गई थी। अगर युद्ध हो जाता है ना कल को, तो यकीन मानो कि हमें भी युद्ध के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद जब हमारे चाइना ने हमारे पे अटैक कर दिया था ना 1962 में, तब भाई वहाँ के सब बैंक ख़त्म हो गए थे, करेंसी ख़त्म हो गई थी, रोटी वगैरह हम सब ऐसे बोल रहे थे कि भाई ये लो, तुम ये मेरे से ले लो, चावल मेरे से ले लो, मेरे को अन्न दे दो, मेरे को गेहूँ दे दो। उस टाइम कोई करेंसी नहीं चल रहा था, करेंसी वैल्यू ये सब कुछ नहीं था। उस टाइम बार्टर सिस्टम में लोग आ गए थे कि भाई कल किसने सोचा है, ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं थी। ये था कि भाई तुम मेरे पास खाना क्या, तू ये ले ले, ये मेरे को दे दे। इस तरीके से बार्टर चल रहा था। ठीक है, तो इसमें एनार्की होती है, मतलब कि एनार्की का मतलब होता है, एनार्की का मतलब ये नहीं होता कि सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। एनार्की का मतलब होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। तो यूजीसी नेट ने एक क्वेश्चन पूछा था
यूजीसी नेट ने पूछा था कि इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म क्या बोलता है एनआरकी के बारे में। क्या वहाँ पे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे केओस। यकीन मानो 80% लोगों ने वहाँ पे केओस लिख के आए थे कि एनआरकी का मतलब होता है केओस। केओस मतलब होता है आपस में लड़ाई की वो सिचुएशन, वो नहीं होता। 80% से ज़्यादा लोग क्वेश्चन को गलत करके आए थे। एनआरकी का मतलब होता है कि आपकी कोई ऊपर कोई गवर्नमेंट ना हो, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई और गवर्नमेंट नहीं है, आप ही हो जो हो। समझ आया? तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ आपको लिखना था एनआरकी का मतलब होता है कोई सेंट्रल अथॉरिटी का ना होना। ज़्यादातर लोग एनआरकी का बोलते थे कि भाई हम लड़ाई की सिचुएशन, नहीं, केओस नहीं है इसका मतलब। यहाँ पे एनआरकी का मतलब क्या है कि स्टेट ही प्राइमरी एक्टर है। स्टेट यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, उनकी जो गवर्नमेंट है वही है भाई, करता धरता। कल को अगर कुछ हो गया तो वही देखेंगे। कभी हम यूनाइटेड नेशन से बात नहीं करेंगे कि यूनाइटेड नेशन हमें आगे बचाएगा। क्या बोला? ओवर आर्चिंग अथॉरिटी नहीं होती। अब क्लासिकल रियलिज्म के बारे में बात करते हैं। बोलो भाई, बोलो मीनाक्षी। हाँ, एक ग्लोबल जस्टिस, एक बहुत ग्लोबल जस्टिस कुछ हो रहा है। ग्लोबल जस्टिस एक कॉन्सेप्ट ही अलग है। ग्लोबल जस्टिस का क्या मतलब है, समझाओगे आप? टर्म बोली आपने। हाँ, ये ठीक है। हाँ, तो वो सब तो उसकी तो बात करते हैं। देखो, एक बात होती है कि आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करा कि जब वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट ही नहीं है तो हम क्यों इन सब के बारे में बात करते हैं। देखो, ये सब बात करते हैं ना, हम करते नहीं हैं। बात करने के लिए तो देखो वही, उसके लिए अलग थ्योरी है। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो बोलते हैं कि भाई हमें बात करनी चाहिए, लिबरल बोलते हैं कि कोऑपरेशन करना चाहिए। वो अलग अलग थ्योरी में हम पढ़ेंगे। तो रियलिस्ट क्या बोलते हैं? बात तो करते रहेंगे, वो बात करते रहेंगे, मैटर नहीं करता। उन्होंने क्या बोला है, ऐसा नहीं है कि रियलिस्ट ने अगर ये बोला ना कि एनआरकी है, ये सब है, ये सब है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोऑपरेशन नहीं है। कोऑपरेशन भी है, पर ये कह रहे हैं वो मैटर नहीं करता। ये सब जो लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं, यूनाइटेड नेशन बना रहे हैं, ये सब है, वो है, ठीक है, पर वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? क्लासिकल रियलिज्म बोल देंगे ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया जो कि बहुत ही सेल्फिश है, अगर उसको ग्रीनलैंड पे अटैक करना है, उसको वेनेजुला पे अटैक करना है, उसको अगर इस पे अटैक करना है तो वो करेगा। तो क्लासिकल रियलिज्म अभी प्रूव हुई है। जो लिबरल होते हैं वो नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ह्यूमन नेचर मैटर नहीं करता। हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ह्यूमन नेचर से कुछ नहीं होता, कनेक्टिविटी से होता है। कि मान लो 2 कंट्रीज़ अगर ट्रेड कर रही हैं तो वो वॉर कर ही नहीं सकती, ठीक है। एक होता है डेमोक्रेट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अगर 2 कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वो युद्ध नहीं कर सकते। बट हमने देखा भाई कई सारे ऐसे केस है जो 2 डेमोक्रेसी आपस में लड़ गए। जैसे ग्रीनलैंड और इंडिया, ग्रीनलैंड और अमेरिका अभी बोल रहे थे कि भाई मैं अभी, अमेरिका बोल रहा था डेमोक्रेसी है कि मैं अटैक करूँगा। अभी भी अमेरिका ने डेमोक्रेसी या ईरान के ऊपर अटैक किया, कितनी सारी जंग करे। तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। पर रियलिस्ट बोलते हैं कि भले ही कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन है, बट वो कोऑपरेशन मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? ह्यूमन नेचर। क्लासिकल रियलिस्ट का आर्ग्यूमेंट है ह्यूमन नेचर। जॉन मार्शाइमर ऑफेंसिव रियलिस्ट का आर्ग्यूमेंट है पावर। धीरे धीरे समझाऊंगा। तो जो भी आपने ग्लोबल जस्टिस की बात करी ना, वो आपने बहुत सही बोला कि जो अपॉर्चुनिटी, जो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सब, देखो ये सब लोग बात करते हैं। बट कभी भी आप देखो, आप पावरफुल हो, कभी आप अपनी पावर दूसरे को, इंसान को दे दोगे? रियलिस्ट कहते हैं यही, रियलिस्ट कहते हैं आप कितने पावरफुल है ये मैटर नहीं करता, आप दूसरे से कितने पावर है। रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मैटर करती है। और कोई भी कंट्री आपस में अपनी कोई पावर है ना, वो कभी दूसरे को देगी नहीं। क्यों नहीं देगी? सर्वाइवल। क्या बोला? क्लासिकल रियलिस्ट किसकी बात करते हैं? प्रोग्रेस की बात नहीं करते। वो नहीं कहते कि भाई विकसित भारत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, वो सब नहीं। वो बोलते हैं कि भाई जिंदा रह पाएंगे नहीं या नहीं। कंट्रीज़ को अगर सर्वाइव करना है तो दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा। ऑफेंसिव रियलिस्ट का आर्ग्यूमेंट है ये। तो क्लासिकल रियलिज्म क्या कहते हैं? किसी के बिहेवियर से जज करते हैं। बिहेवियर यानी कि सेल्फिश होता है तो इसलिए तो इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके पावर इकट्ठी करो। अब ये थ्यूसिडिडिस ट्रैप आ गया।
तो क्लासिकल रियलिज्म थ्यूसिडिडीज ने सबसे पहले बात करी थी, ये ग्रीक हिस्टोरियन है, जो ग्रीक बोला ना, एथेन एंड स्पार्ता था, एक कंट्री ज़्यादा पावरफुल थी, दूसरी राइजिंग पावर थी। राइजिंग पावर जो जैसे जैसे राइजिंग पावर हो रही थी, एक जो छोटी पावर बड़ी पावर बन रही थी, तो बड़ी पावर को क्या हुआ, डर लगा कि भाई ये मेरे पे पावर अटैक हो सकता है। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है उनका, कि स्टेट्स के बीच में इनइक्वालिटी होती है, नहीं लिखा, तो स्टेट्स के बीच में इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, वो बहुत ही नेचुरल होती है। स्ट्रॉन्ग वही करता है जो उसको करना है, वीक हैज़ टू सफ़र, ये बहुत स्टेटमेंट बहुत ही बार आई है। स्ट्रॉन्ग डू वट एवर ही हैज़ टू डू, वीक सफ़र वट एवर ही हैज़ टू सफ़र। एक स्टेटमेंट है, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आई, पूछते हैं किसने बोली, ठीक है, तो वो क्लासिकल रियलिस्ट से है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें कुछ नहीं, इसको सिर्फ आप ह्यूमन नेचर सिर्फ, और इन सबको अगर काट दो, सिर्फ आपको ये याद रखना है, क्लासिकल रियलिज्म में थ्यूसिडिडीज था जो कि बात करता था ट्रैप के बारे में, कि अगर एक पावर बढ़ रही है तो जो एस्टैब्लिश पावर है ना, उसके बीच में उसका संघर्ष हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। ये देखो, ये स्टेटमेंट है ना, ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये लिख लो बेटा। 5 मिनट का एक बार ब्रेक लेते हैं, उतने आप ये लिख लो, मैं पानी वानी पी लेता हूँ।
चलो भाई, इज एवरीवन बैक? एक बार सभी थम्स अप कर दो भाई। सोफिया मीनाक्षी स्नेहा, ओके भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने क्या देखा, एक स्टेटमेंट देखी, आई होप सभी ने लिख ली होगी। तो ये स्टेटमेंट आपको हर, चाहे वो किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आए, चाहे अभी आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मास्टर्स में लिखो, ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर लिखनी है। वेयर इज दैट स्टेटमेंट? भाई कहाँ चली गई? सॉरी। द स्ट्रॉन्ग डू वट दे हैव द पावर टू डू एंड द वीक एक्सेप्ट वट दे मस्ट एक्सेप्ट। अब देखो इन्होंने डबल साइटेशन पे लिखा है। अब ये बिल्कुल लैंग्वेज मेरे को तो कभी याद नहीं हुई, आपको याद हो तो लिख देना, बट आप इसको तोड़ मरोड़ के, बट डबल कोट मत लगाना। डबल कोट का मतलब है आप बिल्कुल वही स्टेटमेंट दे रहे हो, पर आप डबल कोट नहीं लगा रहे हो, अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, उसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। मतलब कहना वही चाहते हो जो वो कह रहा है, बट अपने वर्ड्स हैं। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, स्ट्रॉन्ग डू वट एवर ही कैन डू एंड वीक सफ़र वट एवर ही मस्ट। सिर्फ आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पैराफ्रेज मत करना बस। ओ सॉरी, ये डबल कोटेशन मत देना। डबल कोटेशन का मतलब है कि आप वही बोल रहे हो जो उसने बोला, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड, पर डबल कोटेशन नहीं लगाते हो, आप सीधा लिखते हो कि एज थुसिडाइडिस सेड एंड आई पैराफ्रेज, कि फिर उसके बाद बोल सकते हो एज थ्यूसिडिडिस। भले ये भी मत लिखो, जैसा थ्यूसिडिडिस कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो करता है, स्ट्रॉन्ग जो चाहता है वो करता है, और वीक जो स्ट्रॉन्ग चाहता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बस ये हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बस। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंकर है रियलिस्ट का, क्लासिकल रियलिज्म का। क्लासिकल मतलब ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो वो क्या है, ह्यूमन नेचर में मैकियावेली आया। मैकियावेली क्या होता है, लायन एंड फॉक्स का एग्जांपल देता है। लायन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ को, पावर को, शक्ति को। फॉक्स क्या करता है, कनिंग को, चतुराई को। तो वो बोलते हैं भाई रियलिज्म क्या होता है, भाई जब आप चतुराई को, स्ट्रेंथ यानी जो आपकी पावर होती है ना, जो लायन वाला चीज़ें होती है, और वो जो फॉक्स जो चतुराई होती है, उन दोनों को मिलाते हो ना, तो उसके बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल फ्रीडम। सर्वाइवेबिलिटी में क्या होता है, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होता है, एक देश की इंडिपेंडेंस, आज़ादी दूसरे देशों से, वो बड़ी मैटर करती है, ठीक है। और क्या होता है, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, थर्ड पॉइंट। ये इनकी एक स्टेटमेंट है, ये एग्ज़ाम में आई नहीं हुई, पर अच्छी स्टेटमेंट है, कभी लिखना हो तो लिख लेना, बट ये कभी आई नहीं। बस मैकियावेली में याद रखना, मैकियावेली भी लायन एंड फॉक्स के बारे में बात करता है, वो नेचर की बात करता है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। लायन की तरह उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फॉक्स की तरह चतुराई होनी चाहिए, और इसी के दम, इसी नेचर के बदौलत, ये जो लायन और फॉक्स वाला नेचर है ना, जो ह्यूमन नेचर है, वो इस वाले नेचर के बदौलत ही आप अपनी जो राज्य को बचा सकते हो। यही सब बात कौटिल्य बोलता है। इसीलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि मैकियावेली को कौटिल्य से कंपेयर कर देंगे, कहेंगे कंपेयर मैकियावेली विद कौटिल्य, और कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। अभी सिर्फ थोड़ा ऊपर से बेसिक समझ रहे हैं, धीरे डिटेल्स भी करेंगे। हॉब्स के बारे में देखो, फिर हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहता है। जैसे मैंने अभी आपको हमेशा बोलता हूँ, हॉब्स ने बोला था वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। सबसे बड़ी स्टेटमेंट क्या है, एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, युद्ध की स्थिति होती है जहाँ आपस में एक दूसरा इंसान आपस में लड़ रहा है। अगर आपको बिल्कुल ये वर्ड लिखना है तो डबल कोट में लिखोगे, वरना आगे भी लिख सकते हो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। और इसमें जब इन्होंने बोला ना फियर, यानी कि डर ना कि रीज़न डिक्टेट करता है। अगर रीज़न डिक्टेट करता तो वो कौन सा रियलिज्म होता, जो बोलते हैं रीज़न डिक्टेट करता है, वो कौन सा रियलिज्म है, स्ट्रैटेजिक रियलिज्म। स्ट्रैटेजिक रियलिज्म में क्या बोला था मैंने, स्ट्रैटेजी मैटर करती है, रीज़न मैटर करता है, रैशनैलिटी मैटर करती है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड रैशनलिस्ट थिंकर, कि रीज़न मैटर करता है। बट यहाँ रीज़न नहीं कह रहे, क्लासिकल वाले साहब बोलते हैं कि भाई डर, शक्ति और ये सब जो आपका जो ह्यूमन नेचर है, ये जो चतुराई के, अगर चतुर हो तो आप युद्ध करके जीत जाओगे, नहीं हो तो नहीं करोगे, तो नेचर मैटर करता है। ये सब बात नेचर की कर रहे हैं। तो होप्स बोलते हैं कि डर की सिचुएशन होती थी तो सब लोग सिक्योरिटी पैक्ट करते थे, कभी जो लोग डर जाता था तो उसको मार देते थे, ऐसी वाली बातें।
तो थॉमस होब्स की स्टेटमेंट है, ये बहुत एग्जाम में आई है। ये थॉमस होब्स ने एक स्टेटमेंट बोली थी कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है, सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट। ये आपको एग्जैक्टली याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। आप लिख रहे हो? हाय, नेट कैसे बंद हो गया? यार नेट कैसे बंद कर दिया था तुमने? हेलो हेलो। आई थिंक नेटवर्क चला गया था। मैं कहाँ तक बोल रहा था जब नेटवर्क गया था? मैंने थॉमस हॉब्स बता दिया, कितनी देर पहले मेरा कनेक्शन कटा है। कौन सा थॉमस हॉब्स का? मैकियावेली की स्टेटमेंट? अच्छा, यहाँ पे कट गया था क्या? अच्छा, मैकियावेली नहीं पढ़ा आपने? अरे अरे अरे, रियली सॉरी। एक्चुअली मैं मैकियावेली, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इंटरनेट कट गया। मैं तो पढ़ा रहा था, मैंने अभी देखा, जब मैंने ये देखा ना तभी मैं बार बार शिफ्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं पीपीटी है, पीपीटी के बाद डायरेक्टली मैं अपना इस पर शिफ्ट कर रहा हूँ कि ये देखने के लिए कि भाई कनेक्शन है या नहीं है। कई बार थोड़ा मेरे ख्याल से किसी ने ना इंटरनेट बंद कर दिया था, तो जैसे मैंने देखा कि बंद हो गया। तो एनीवे, सॉरी सॉरी। तो मैकियावेली, यही देखो, कुछ कुछ बेनिफिट होते हैं। बट ठीक है, देखो, अगर आप ऑफलाइन लोगे तो उसका नुकसान ये है कि 3 घंटा ख़राब जाएगा। ऑनलाइन का नुकसान ये है कि बीच में अगर कनेक्शन कट हुआ 10-15 मिनट ही ख़राब जाएंगे। तो हर चीज़ का प्लस होता है, नेगेटिव होता है। एनीवेज, मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली ने लोएन एंड फॉक्स की बात करी थी। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, क्लासिकल रियलिस्ट कौन है, थ्यूसिडाइडिस की बात करी, उसके बाद मैकियावेली की बात करें। मैकियावेली क्या बोलते हैं? ह्यूमन नेचर दो तरीके का होता है, या तो आप लायन की तरह स्ट्रेंथ होती है, और दूसरा दूसरा नेचर क्या होता है, फॉक्स की तरह आपकी चतुराई होती है। ये दोनों चीज़ें मैटर करती है। क्लासिकल रियलिज्म में क्या है, ह्यूमन नेचर मैटर करता है। ह्यूमन नेचर, मैकियावेली ने क्या बोला था, अगर चतुराई वाला है, लायन की तरह है या फॉक्स है, तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से मैनेज कर लोगे। अगर आप में नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये मैकियावेली की स्टेटमेंट है, इसको भी आप याद कर सकते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कभी डायरेक्ट एमसीक्यू उसकी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये याद कर लेना। एनीवेज, विल मूव टू आवर नेक्स्ट, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स क्या बात करता है? थॉमस हॉब्स, जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये सब अभी आपने नहीं सुना? ये सब जो मैंने बोला अभी आपने नहीं सुना? हो। एनीवेज, दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। थॉमस हॉब्स क्या करता है? थॉमस हॉब्स बात करता है कि देखो, युद्ध के हमेशा जब भी ह्यूमन नेचर कैसे डिटरमाइन होता है, ह्यूमन नेचर जब थॉमस हॉब्स लिख रहा था ना, तो उस टाइम अमेरिकन इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी। इंग्लिश सिविल वॉर मतलब अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनके वहाँ पे लड़ाई चल रही थी। तो उसने देखा भाई ह्यूमन नेचर तो बड़ा ख़तरनाक है, आपस में दो दो लोग आपस में लड़ाई करते रहते हैं। तो ये कैसी सिचुएशन होती है, परमानेंट वॉर। ह्यूमन नेचर कैसा होता है, परमानेंट वॉर की माइंडसेट का होता है, और वो हमेशा, एक आदमी हमेशा दूसरे आदमी से लड़ रहा होता है, वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। तो एक स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाई भी थी, ये आई भी थी। क्या होता है ह्यूमन नेचर, क्या होता है स्टेट ऑफ नेचर थॉमस हॉब्स के बारे में, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो इसमें एक स्टेटमेंट है, ये सभी आपको लिखनी है जो मैंने अभी हाईलाइट करी है। सॉलिटरी, ह्यूमन नेचर इज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। सॉलिटरी क्या होता है? हाँ, एकांत। एक होता है लोनलीनेस। लोनलीनेस का क्या मतलब होता है?
लोनलीनेस में क्या होता है, वो आप चाहते हो कि लोगों से मिलूं बट आप फिर अकेले हो। बट सॉलिट्यूड में क्या होता है, आप अपनी मर्ज़ी से अकेले हो, आपको किसी ने बोला नहीं, तो डैट इज़ द चॉइस। ठीक है। तो पुअर का मतलब गरीब, नास्टी का मतलब होता है बेकार, ब्रूटिश का मतलब क्या होता है, ब्रूटिश भी नास्टी ब्रूटिश दोनों सेम टर्म है। शॉर्ट का मतलब होता है कुछ ही टाइम के, क्योंकि लड़ते रहते हैं आपस में, एक दूसरे का मार देते हैं। तो ह्यूमन नेचर ऐसा गंदा होता है, इसीलिए आपको सर्वाइवल की बात करनी चाहिए। आपके माइंड में क्या होना चाहिए, ये माइंड में नहीं होना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम इस कंट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छे करें, नहीं। आपका ये होना चाहिए कि कैसे मैं सर्वाइव करूं। अगर आपको सर्वाइव करने के लिए दो कंट्रीज़ को आपस में लड़वाना हो तो लड़वा दो। ठीक है। तो इंडिया की अमेरिका की स्ट्रैटेजी थी ऑफ शोर बैलेंसिंग, ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी बोला करते थे, जॉन माइशाइमर ने समझा थी। वो क्या थी कि इंडिया और चाइना को आपस में लड़वा दो, ये आपस में लड़ते रहेंगे, चाइना कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो 2019 में अटैक हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, बट असल में वो ना करता। इंडिया चाइना की अगर लड़ाई होती तो वो फिर हमें दोनों को आपस में डील करना पड़ता। और अमेरिका चाहता है कि इंडिया और चाइना आपस में लड़ जाए, ही इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड, और वो कोशिश करेगा कि इंडिया चाइना आपस में लड़ जाए। रीज़न बीइंग, ताकि वो इंडिया को वेपन बेचकर खुद स्ट्रॉन्ग हो जाए और चाइना अपने वेपन डिस्ट्रॉय कर दे इंडिया के ऊपर, और युद्ध लंबा चले, 1-2 साल चले। अमेरिका डेस्परेटली चाहता है कि किसी तरह चाइना को इन्वॉल्व कर दो किसी ना किसी जंग में, पर हुआ क्या, अमेरिका खुद इन्वॉल्व हो गया और चाइना भी खुश हो रहा है। ठीक है। तो 3 क्लासिकल रियलिस्ट की वैल्यूज़ हैं। ठीक है। थुसिडिडिस क्या कहता है, सेफ्टी के बारे में बात करता है। मैकियावेली क्या करता है, सिविक वर्च्यू की बात करता है, कैसे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ाएं और सिक्योरिटी की बात करें। थॉमस हॉब्स क्या करता है, पीस और फेलिसिटी की बात करता है, सिक्योरिटी डिलेमा की बात करता है। वैसे ये भी सेफ्टी की, सब सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, एक ही बात है, ये बस छोटी छोटी सी वैल्यूज़ क्या हैं। ये ज़्यादातर सिविक वर्च्यू जो आपका जो ये फॉक्स और लायन, लायन मतलब स्ट्रेंथ, फॉक्स मतलब चतुराई, इन दोनों की बात करता है। हॉब्स क्या बात करता है, हॉब्स भी सिक्योरिटी की बात करता है, थ्यूसिडिडिस भी सेफ्टी की बात करता है। देखो ये सिक्योरिटी डिलेमा लिखा हुआ है ना, सिक्योरिटी डिलेमा पे क्वेश्चन आया, सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है, कोई समझाएगा? व्हाट इज सिक्योरिटी डिलेमा? सिक्योरिटी का मतलब होता है आप सिक्योरिटी चाहते हो, डिलेमा का मतलब होता है आप, हाँ बताओ खुशी, बोल रहे हो। हाँ, इसका साफ सा, जैसे अभी मैंने मीनाक्षी और स्नेहा का एग्जांपल लिया। देखो दो क्लास में, मान लो कि ये दो क्लास के बहुत होनहार लोग हैं, ठीक है। जैसे जैसे मीनाक्षी पढ़ रही है ना, वैसे स्नेहा को डर लगेगा कि यार ये टॉप ना कर जाए। ये दोनों चाहते हैं कि टॉपर बनना, हालांकि मुझे लगता नहीं है दोनों चाहते हैं कि ऐसा है, पर ये हम जस्ट समझने के लिए कर रहे हैं। मीनाक्षी, और मान लो मीनाक्षी और स्नेहा दोनों चाह रहे हैं क्लास के टॉपर बनना, और स्नेहा को लगता है कि अगर मीनाक्षी ज़्यादा पढ़ ले तो वो टॉपर बन जाएगी। मीनाक्षी को लग रहा है कि वो स्नेहा ज़्यादा पढ़ रही होगी तो इसलिए मुझे पढ़ना है, मेरे को टॉपर बनना है। तो इन दोनों के कारण दोनों अपनी अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। ऐसी सिक्योरिटी में होता है दो कंट्री आपस में, जैसे इंडिया और चाइना। मान लो चाइना ने एक मिसाइल डेवलप करी तो इंडिया डर जाएगा, इंडिया कहेगा भाई चाइना तो बड़ी न्यूक्लियर पे काम कर रहा है, ये सब काम कर रहा है, तो इंडिया डर जाएगा, इंडिया भी न्यूक्लियर पे काम करने लग जाएगा। फिर चाइना किसी और पे काम करेगा, इंडिया किसी और पे काम करेगा, तो दोनों को ऐसा लगता रहेगा कि भाई ये इतने सारे वेपन क्यों डेवलप करें, ये मुझे मारेगा। इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाते रहते हैं। तो इसीलिए केनेथ वॉल्स कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी के लिए दोनों आपस में बढ़ाते हैं, बट जॉन मर्शाइमर कहते हैं नहीं, सिक्योरिटी उनके लिए मैटर नहीं करती, वो सोचते हैं पावर को कैसे मैक्सिमाइज करें ताकि वो डर जाए, डेटरेंस आ जाए। धीरे धीरे समझेंगे, अभी सिर्फ इतनी समझते हैं। सिक्योरिटी डिलेमा की बात करते हैं कि दूसरे से डर जाते हैं। डिलेमा क्या होता है, डिलेमा में रहना मतलब कंफ्यूज की सिचुएशन में रहना कि ये भाई सामने वाला बंदा कर क्या रहा है, ये भाई कहीं मेरे से ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए। तो मोर्गेंथाउ अगला थिंकर आ गया, मोर्गेंथाउ। ये सारे स्कॉलर्स हैं रियलिस्ट। मोर्गेंथाउ क्या कहते हैं, एनिमस डोमिनेंट है। एमिनस डोमिनेंट का क्या मतलब होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है ना उसमें लस्ट फॉर पावर होता है, यानी वो पावर के पीछे भूखा होता है। वो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, स्ट्रगल फॉर पावर होता है, उसका सबसे बड़ी अल्टीमेट एम क्या होता है, पावर को अचीव करना। मोर्गेंथाउ क्या कहता है, ह्यूमन नेचर एनिमल की तरह होता है, एनिमस
डोमिनेंडी ये क्या होता है, लैटिन टर्म होता है, इसका मतलब ये साफ होता है कि भाई लोग एनिमल के डोमिनेंट होते हैं, आई मीन एनिमल लाइक फीचर्स होते हैं जो कि बात करते हैं सबसे ज़्यादा पावर कैसे इकट्ठी करें। इमीडिएट गोल क्या होता है, अल्टीमेट गोल होता है कि पावर को इकट्ठा करना। ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत बार आया, इनकी स्टेटमेंट लिख लेना। पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पावर। पॉलिटिक्स क्या होती है, स्ट्रगल फॉर पावर होता है एज पर हंस मॉर्गेनथाउ। मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा आप क्या कहते हैं, पावर इज द अल्टीमेट गोल, पावर इज द अल्टीमेट एज वेल एज इमीडिएट गोल। देखो लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम रेडी रहो, और मॉर्गेनथाउ जो होता है हर साल पूछा जाता है। देखो थुसिडिडिस, मॉर्गेनथाउ, थॉमस हॉब्स, हर बार क्वेश्चन आता है, कभी भी उठा लेना, तो उसको थोड़ा देखो। थॉमस हॉब्स मॉर्गेनथाउ के बारे में एनिमस डोमिनेंट। मॉर्गेनथाउ की एक स्टेटमेंट है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। दूसरी स्टेटमेंट कौन सी होती है, ह्यूमन नेचर, नास्टी ब्रूटिश शॉर्ट, नास्टी ब्रूटिश क्या था थॉमस हॉब्स की स्टेटमेंट। बस ये तो ऊपर ऊपर से भी याद रहे। देखो जब आप बड़े फॉर्म के एग्जाम करोगे ना तो उसमें तो पूरी लिखनी है, सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। बट एमसीक्यू में तो सिर्फ आपको याद रहना चाहिए ये स्टेटमेंट हॉब्स ने दी है। अब मॉर्गेनथाउ ने 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म दिया, 10 एक्चुअली बच चुकी हैं, बट ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद डाउट होंगे क्योंकि डाउट लेने बड़े ज़रूरी है, डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। दिस इज़ द लास्ट थिंकर आज का पढ़ते हैं हम। स्ट्रैटेजिक रियलिज्म बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मॉर्गेनथाउ का 6 प्रिंसिपल। तो 6 प्रिंसिपल क्या है, ये क्वेश्चन आता है। देखो अभी मैंने शायद दिखाया था आपको, दिखाया था खुशी दी, क्वेश्चन पूछा था या नहीं पूछा था, अभी जो एमसीक्यू दिखाया था मैंने आपको। नहीं क्वेश्चन आया था या नहीं आया था ये बताया था। देखो ये आया हुआ 4th क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिटिकली एग्जामिन करो हंस मॉर्गेनथाउ की क्लासिकल रियलिज्म और वो कैसे फोकस करते हैं पावर और नेशनल इंटरेस्ट में। तो इसमें आपको यही मॉर्गेनथाउ का रियलिज्म कॉन्सेप्ट क्या है, 6 फीचर हैं उसके, ये फीचर को आपने क्रिटिकली देखना है, नेगेटिव और प्लस में अपनी जजमेंट भी देनी है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स ह्यूमन नेचर डिपेंडेंट होती है, और ह्यूमन नेचर क्या है, परमानेंटली सेल्फ इंटरेस्टेड है। सबसे पहला पॉलिटिक्स ह्यूमन नेचर डिपेंडेंट होती है और ह्यूमन नेचर सेल्फ इंटरेस्टेड होता है। दूसरा क्या है, पॉलिटिक्स इज ए ऑटोनोमस स्फीयर ऑफ एक्शन। पॉलिटिक्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मोरालिटी को आप नहीं ला सकते हो। यानी कि जब हम कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं ना तो हम ये नहीं देखते कि कंट्रीज़ के लिए मोरालिटी क्या है, यानी कि हमें सही गलत क्या है। अब इसराइल जो है गाजा पे अटैक कर रहा है, इतने सारे लोगों को मार रहा है। अमेरिका ने जब युद्ध किया ना तो अमेरिका ने इतनी मिसाइलें चलाई कि 20 से ज़्यादा, मतलब एक तो पूरा स्कूल उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, स्कूल में जितनी बच्चियाँ थी ना सब मारी गई। उसने थोड़ी देखा कि बच्चियाँ मरेगी, उसने तो एक साथ इतने अटैक कर दिए, इतने अटैक कर दिए। उसे पता था कि जो मासूम लोग हैं वो मारे जाएंगे, बट उसको मैटर नहीं करता। उस देखो मोरालिटी मैटर नहीं करती इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये ध्यान रखना। 3rd प्रिंसिपल क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट इज द बेसिक थिंग। पर इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट एक है इंटरेस्ट, बट हमेशा जो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, सेल्फ इंटरेस्ट हटा के इसके नेशनल इंटरेस्ट कर दो। नेशनल इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, जो राष्ट्रहित होता है ना वो बदलता रहता है। राष्ट्रहित क्या हो सकता है, आज अगर हमारा हित, राष्ट्रहित ये है कि अमेरिका के साथ जितना ज़्यादा हो सके ट्रेड बढ़ाओ, बट कल को अगर अमेरिका कहे मेरे को तो भारत पे अटैक करना है, तो फिर हम कहेंगे कि भाई अमेरिका के कोई भी यहाँ पे आएगा नहीं, कोई भी यहाँ पे कंपनी वगैरह यहाँ पे होएगी नहीं, हम सब कंपनी बंद कर देंगे। क्यों, अमेरिका चाहता है भारत पे अटैक कर दे हथियार ना। अभी आपको अपसर्ड लग रखा होगा कि भाई अमेरिका हम पे क्यों अटैक करेगा, बट वेनेजुला से पूछो, इसराइल से पूछो, वो सॉरी ईरान से पूछो, नहीं तो उससे पूछो सीरिया से नहीं तो चलो ग्रीनलैंड जो डेनमार्क है, जो डेनमार्क के अंदर आता है ग्रीनलैंड, उससे पूछो। ग्रीनलैंड को बोला था कि ग्रीनलैंड अमेरिका के राष्ट्रहित में है तो इसको हथिया लो, कॉलोनियल माइंडसेट वाली बात करी थी। तो यानी कि राष्ट्रहित बदलता रहता है। पहला क्या था कि ह्यूमन नेचर फिक्स होता है, सेल्फ इंटरेस्टेड। दूसरा क्या होता है कि मोरालिटी मैटर नहीं करती, और तीसरा क्या है
नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है, पर वो सिर्फ फिक्स नहीं है, बदलता रहता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो आपकी प्राइवेट मोरालिटी होती है ना, जो आप एक जैसे एक देश के नागरिक हो, तो आप देश के नागरिक हो, आपकी मोरालिटी बनती है कि भाई देश के प्रति सजग रहना, मोरल ड्यूटी बनती है। आपने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी होगी कि एथिक्स, सॉरी, साइंटिफिक डेवलपमेंट करना, राष्ट्र के तिरंगा वगैरह, नेशनलिज्म का सपोर्ट करना, ये सब। बट जो जब आप कंट्री लेवल की बात करते हो ना, यहाँ पे कोई एथिक्स नहीं है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एथिक्स सिचुएशनल होता है, कि कंट्रीज जब तक उसका हित में होएगा तो एथिक्स के बारे में बात करेंगे, पर जब हित में नहीं होएगा ना तो वो एथिक्स, ग्लोबल जस्टिस, जैसे मीनाक्षी ने बात करी, आपने पूछा ना कि कंट्रीज ग्लोबल जस्टिस के बारे में बात क्यों करती है, जब तक उसके हित में है तो वो ग्लोबल जस्टिस के बारे में बात करेंगे। अमेरिका बोला करता था कि भाई 1990 के बाद अमेरिका बोला करता था भाई सब फ्री ट्रेड करो, आपस में फ्री ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि इसराइल को, सॉरी, अमेरिका को बहुत सारी चीज़ें भारत को बेचनी पड़ती थी। अब क्या हो रहा है, अब भारत, चाइना, ये जैसी कंट्री है ना, ये सारी बहुत सारी चीज़ों को अमेरिका को बेच रही हैं। तो अब ट्रम्प क्या करता है, टैरिफ की बात है कि भाई टैरिफ लगा दो। इससे क्या पता लगा, जो कंट्रीज अपने हित के बारे में बात करती है ना, जब तक उनको उनका काम चल रहा तब तक तो वो बात करेंगे एथिक्स की। जब एक बार बात ख़त्म हो जाए तो वो ग्लोबल जस्टिस ये सब साइड में डालेंगे और वो कहेंगे कि भाई हमारा हित सर्वोपरि है, ना हमारा हित सबसे बड़ा है। पांचवा क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियलिस्ट बोलते हैं कि भाई हमें अपनी आइडियोलॉजी किसी के ऊपर नहीं लगानी, आइडियोलॉजी डजेंट मैटर, ह्यूमन नेचर मैटर करता है। कोई भी नेशनल की जो आइडियोलॉजी है ये सब कोई मैटर नहीं करती। सिक्स पॉइंट क्या है, तो सिक्स पॉइंट में ये यूटोपियन जो होते हैं ना, आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट क्या बोलते हैं, दो कंट्रीज आपस में रह सकती है, यानी कि मान लो एक कंट्री पावरफुल हुई तो दूसरी कंट्री भी पावरफुल हो जाएगी, आपस में युद्ध नहीं होगा। बट रियलिस्ट कहते हैं ये यूटोपियन है, एक कंट्री पावरफुल होगी, दूसरी कंट्री भी अगर पावरफुल होगी तो ये आपस में लड़ेंगे, इनको एक इंसान को पावरफुल बनना है, हमेशा एक टॉप की फाइट बनी रहेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब कंट्री मिल के आपस में रहेगी, नहीं। इन्होंने बोला ह्यूमन नेचर ही फिक्स नहीं है, ह्यूमन नेचर सेल्फ इंटरेस्टेड है, एक चाहेगा कि दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली बनूं, इसलिए वो दूसरे को अटैक करके ख़त्म करने की कोशिश करेगा, नेचर। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ा, बट मेनली हमने क्लासिकल रियलिज्म के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में क्वेश्चन भी आया। तो मैं तो भाई पूर्णली एग्री करता हूँ, क्लासिकल रियलिस्ट से यही हो रहा है। आज से 4-5 साल पहले तुम बात करते तो लोग एग्री ना करते कि भाई रूल्स हैं, यूनाइटेड नेशन है, ये सब है, बट आप मान लो कि भाई यही सब है। तो किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। एनीवन? नहीं नहीं, अभी तो बहुत है, रियलिज्म पूरा पड़ा है। अभी तो स्ट्रैटेजिक रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म, केनेथ वॉल्स को पढ़ना है, उसके बाद जो ऑफेंसिव रियलिज्म को पढ़ना है, उसके बाद वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो एक ही लेक्चर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना जो मैंने ये कितना क्या 3-4 साल पढ़ा है, और आज भी मुझे लगता है कि भाई मुझे इतना नहीं पता जितना कि वेस्टर्न जो जिन्होंने, अब देखो जॉन मार्शाइमर ने रियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ये 6-7 साल भी चलता रहेगा, पर एग्ज़ाम से रिलेटेड हमें पढ़ना है। अभी तो वो बहुत पढ़ा है, आई थिंक मैं 2 या 3 लेक्चर और लूँगा, रियलिज्म तब खत्म होगा, क्योंकि रियलिज्म से क्वेश्चन बहुत आए हैं। अभी आपने देखा 3 से 4 क्वेश्चन रियलिज्म थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। रियलिज्म अभी डिफेंसिव रियलिज्म केनेथ वॉल्स का पढ़ना है, उसके बाद जैसे अभी क्लासिकल पढ़ा है, उसके बाद स्ट्रैटेजिक पढ़ना है, डिफेंसिव पढ़ना है, ऑफेंसिव पढ़ना है, और उसके बाद क्लासिकल, नियो क्लासिकल रियलिज्म, फरीद ज़कारिया, फिर ख़त्म हो जाएगा आपका एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको बोला ना, हमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जो MCQ बेस्ड और रिटन एग्ज़ाम उसमें आता है। बाद में जब आप PhD के लिए टॉपिक पढ़ोगे तो उसकी अलग पढ़ाई है, उसमें फिर एक मैंने देखो अपनी PhD में आपको मैं अपना अगर सिलेबस दिखाऊंगा, मैंने 1 साल पूरा रियलिज्म पढ़ा है, 1 साल PhD में। अब आप तो 1 साल पढ़ोगे नहीं, आपको तो भाई एग्ज़ाम निकालना, CUET निकालना, तो उसके लिए अलग पढ़ाई है। और कोई क्वेश्चन? एनीवन? खुशी? देखो डिस्कस करो, अभी आपको समझ में आ रहा है?
देखो आप तो हमेशा से ही ब्रिलियंट, मीनाक्षी और खुशी तो हमेशा से ही फर्स्ट वाले जो होते हैं ना, जो हमेशा फर्स्ट बैठते थे और हमेशा सब कुछ पढ़ना और मतलब पढ़ के आना, ऐसे वाले स्टूडेंट है। मीनाक्षी ने तो मेरे साथ एक पेपर भी लिखा है, पर वो पब्लिश नहीं किया अभी हमने। मीनाक्षी उस पर काम करना है और उसको पब्लिश करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके टाइम मिले तो कौन सी थिंकर थे वो, अहिल्या बाई, क्या था उनका नाम, हाँ दुर्गा बाई देशमुख। तो उसको देखते रहो, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो जैसे टाइम मिले, क्योंकि देखो आपकी जितनी कॉन्फ्रेंसेस होंगी, पब्लिकेशंस होंगी, वो मैटर करती है। स्नेहा, कुछ बोलना चाहोगे, समझ आया? आपको क्या लगता है स्नेहा, ह्यूमन नेचर कैसा है? ह्यूमंस जो होते हैं, आम जो नागरिक होते हैं, क्या वो कन्फ्लिक्चुअल हैं, या आपको लगता है कि आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं? क्या लगता है? तो आप रियलिस्ट हो। अगर आप मुझे ये आंसर करते कि भाई कोऑपरेशन से रह सकता है, तो आप बोलते भाई लिबरल होते तो आप। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है। कोई आपको जब आप देखो, जब आप मान लो आप थिंक टैंक में काम कर रहे होंगे, तो आपको कोई नहीं बोलेगा आप रियलिस्ट हो या लिबरल हो। आपको सब यही बोलेंगे कि भाई, अगर आप बोलोगे कि भाई ये सब सेल्फिश नेचर है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया जो किया, तो आपको बोलेंगे क्लासिकल रियलिस्ट है। आप बोलोगे कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ पावर ही ऐसी है कि दो पावर थी इसलिए हुआ, तो आपको बोलेंगे स्ट्रक्चरल रियलिस्ट है। और आप बोलोगे कि अगर ये युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका का जो डिसीजन मेकिंग है, जो इलीट है, जो CIA है, उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, तो आप स्ट्रैटेजिक रियलिस्ट हो जाओगे। आप बोलोगे कि नॉर्म्स वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो आप कंस्ट्रक्टिविस्ट हो जाओगे। वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, अभी रियलिज्म बहुत पड़ा है। और सोफिया, सोफिया आप मेरे साथ कौन से कॉलेज में थे? अच्छा, आप मैत्रेई में थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको समझ में आया? तो बेटा बीच बीच में आपको सबको बोलना भी है, तो थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना, ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट हो जाओ। अब मैं आपको ना इंटरव्यू की तैयारी तब नहीं कराऊंगा जब आपका इंटरव्यू आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू ज़रूरी है, PhD के लिए इंटरव्यू ज़रूरी है। तो अब आप तैयारी कैसे करो? देखो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, और पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बन जाएगी। पर्सनालिटी बुक्स से पढ़ने से नहीं होगी। पर्सनालिटी तब डेवलप होगी जब आप एक दूसरे से बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म, नियो क्लासिकल रियलिज्म, स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। अगर हमें लगेगा कि और टाइम देना है तो एक लेक्चर और देंगे। रियलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन लीव, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस। गुड नाइट भाई, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।